हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक नए वीडियो के अंदर। आज के इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन, यानी कि आज हम देखने वाले हैं आपका 7th चैप्टर, राइट। सो ऑलरेडी हमने आगे के 6 चैप्टर जो है वो कवर कर लिए हैं और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 7th चैप्टर के बारे में। इट इज़ गोइंग टू बी एन एक्साइटिंग चैप्टर बिकॉज मेरे ख्याल से आपने इसके बारे में थोड़ा बहुत अप्लाइड मशीन लर्निंग के अंदर भी पढ़ा होगा, राइट। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है एंड लेट्स स्टार्ट दिस। बट बिफोर दैट आपको पता ही है मैं क्या बोलने वाला हूँ। प्लीज सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स, लाइक दिस वीडियो एंड एंजॉय कीजिए इसको, ठीक है। चलिए तो आराम से बैठ के अब आपको ये वीडियो देखना है एंड नाउ वी आर गोइंग टू कवर द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ 7th चैप्टर। पहला क्वेश्चन है, explain feed forward neural network and deep neural network and explain benefits of both। ठीक है, यानी कि हमें यहाँ पे फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क को समझाना है और उसके बाद हमें डीप न्यूरल नेटवर्क के बारे में समझाना है। लेकिन इससे पहले आप ये तो समझिए कि न्यूरल नेटवर्क किसे कहते हैं, राइट। तो एक काम करते हैं कि इस क्वेश्चन को देखने से पहले जो फंडामेंटल क्वेश्चन है उसको हम पहले देख लेते हैं, ठीक है। वो यहाँ पे नीचे है, बेचारा दब गया है, ठीक है। पहले तो हमें बात करनी है कि भाई न्यूरल नेटवर्क क्या होता है और हमें इसकी दो रियल टाइम एप्लीकेशन के बारे में भी बताना है, राइट। सो व्हाट इज अ न्यूरल नेटवर्क? अ न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल इंस्पायर्ड बाय द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। यानी कि ये एक कंप्यूटेशनल मॉडल होता है जो कि एक ह्यूमन ब्रेन की फंक्शनिंग से इंस्पायर हुआ है। बिकॉज हमें पता है कि एक ह्यूमन ब्रेन के अंदर भी क्या होते हैं, न्यूरॉन्स होते हैं और इन डिफरेंट न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस होते हैं और इन कनेक्शंस के थ्रू हम डिफरेंट चीज़ों को सीखते हैं, हमारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हमारे लाइफ में जनरेट होते हैं एंड वी इंटरप्रेट द थिंग्स, वी एनालाइज द थिंग्स, वी यूज आर दिस प्रोसेसिंग सिस्टम टू विजुअलाइज द वर्ल्ड अराउंड अस एंड प्रोसेस द डिफरेंट टास्क्स। तो उसी तरीके से हमने यहाँ पे क्या क्रिएट किया है, एक आर्टिफिशियल नेटवर्क क्रिएट किया है जिसको हम कहेंगे न्यूरल नेटवर्क एंड इट इज इंस्पायर्ड बाय द फंक्शनिंग ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अब इसमें अलग अलग लेयर्स आती हैं, यानी कि इट कंसिस्ट्स ऑफ लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स जिनको हम कहेंगे न्यूरॉन्स। यानी कि यहाँ पे एक इंडिविजुअल नोड होगा उसको हम कहेंगे न्यूरॉन और जो ग्रुप होगा इन सभी नोड्स का उसको हम कहेंगे न्यूरॉन्स that process and learn patterns from data to solve tasks such as classification, regression and prediction। यानी कि बेसिकली आपका ये जो न्यूरल नेटवर्क होता है उसके अंदर बहुत सारे ऐसे न्यूरॉन्स हैं जिनको आपको सबसे पहले ट्रेन करना पड़ता है, यानी कि ट्रेनिंग के बाद वो डेटा को समझता है एंड ऑन द बेसिस ऑफ दैट इट विल बी यूज्ड फॉर डिफरेंट टास्क्स। यानी कि क्लासिफिकेशन टास्क, यानी कि आप एक कोई इनपुट डेटा देंगे अपने मॉडल को और वो आपको बताएगा कि ये किस क्लास से बिलोंग करता है। जैसे मैंने किसी कैट की इमेज को दिया, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि भाई क्लासिफाई करो कि ये कौन सा एनिमल है, तो वो क्लासिफाई करके दे देगा भाई इट्स अ कैट। और फिर मैंने उसको दूसरी इमेज दी और कहा कि इसको क्लासिफाई करो, तो उसने क्लासिफाई कर दिया दैट इट्स अ डॉग, राइट। अगर कोई दूसरी इमेज डॉग की मैंने उसको दी तो वो क्लासिफाई करेगा दैट इट्स अ डॉग। तो क्लासिफिकेशन टास्क के लिए भी आपका जो न्यूरल नेटवर्क है वो यूज होता है। दिस इज द मेन एप्लीकेशन बाय द वे। तो इसके की फीचर्स क्या है भाई? इट इज कंपोज्ड ऑफ इनपुट, हिडन एंड आउटपुट लेयर्स। अब इसके अंदर तीन मेन लेयर्स आती है, एक इनपुट लेयर जहां से आपका इनपुट जाएगा, एक हिडन लेयर जहां पे सारी प्रोसेसिंग होगी, यानी कि जो न्यूरल नेटवर्क है अपने जितने भी टास्क परफॉर्म करेगा वो सारे के सारे हिडन लेयर में करेगा एंड देन वी हैव अ आउटपुट लेयर जहां से आपको आपका आउटपुट मिलेगा। इट लर्न्स बाय एडजस्टिंग वेट्स एंड बायसेस थ्रू ट्रेनिंग। अब ये जो है वो सीखता कैसे है, मतलब फॉर एग्जाम्पल मेरे न्यूरल नेटवर्क बनाया, उसने कोई प्रेडिक्शन दिया, कुछ आउटपुट दिया, लेकिन वो एक्यूरेट नहीं है तो मुझे उसको रीट्रेन भी तो करना पड़ेगा, उसके अंदर मुझे चेंजेस भी तो करने पड़ेंगे। तो उसको हम सिखाते हैं चीज़ों को बाय एडजस्टिंग द वेट्स एंड बायसेस। अब ये वेट्स एंड बायसेस वाला जो कॉन्सेप्ट था ये हमने परसेप्ट्रॉन की, जब हमें लर्निंग मेथड के बारे में डिस्कस करना था तब हमने इसके बारे में डिस्कस भी किया था कि कैसे परसेप्ट्रॉन के अंदर हम एक्चुअल आउटपुट को प्रेडिक्टेड आउटपुट के साथ कंपेयर करते हैं और फिर उसके बेसिस पे हम जो हमारा वेट है इनपुट का उसको हम अपडेट करते हैं। तो ये सिमिलर चीज है कि यहाँ पे आपको वेट्स एंड बायसेस को अपडेट करना होता है। द सिमिलर थिंग वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द सिमिलर थिंग इन द 6th चैप्टर एज वेल, कि जहां पे हमारे पास ग्रेडियंट डिस्क्रिमिनेंट फंक्शन था जहां पे हमें ऑप्टिमल सोल्यूशन तक पहुंचने के लिए, यानी कि ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स तक पहुंचने के लिए हम क्या करते थे, लॉस फंक्शन को हमें रिड्यूस करना होता था। यानी हमें ऐसे पैरामीटर्स की वैल्यू को फाइंड करना होता था, ऐसे वेट एंड बायसेस की वैल्यू को फाइंड करना होता था कि जिसके लिए आपका लॉस कम से कम हो, यानी कि आपका जो एरर आता है प्रेडिक्शन में वो सबसे कम हो। तो इस तरीके से आपका न्यूरल नेटवर्क है वो सीखेगा, राइट।
अब इसके रियल टाइम एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि इसके रियल टाइम एप्लीकेशन क्या है। इमेज रिकॉग्निशन में हेल्प करता है, जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया कि भाई ये कैट की इमेज है या तो फिर डॉग की इमेज है, वो क्लासीफाई करके दे देगा। ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेगा कि भाई सामने कौन सा ऑब्जेक्ट है। अगर आप कोई कार चला रहे हैं जो कि ड्राइवरलेस कार है फॉर एग्जाम्पल, तो वो ड्राइवरलेस कार जो है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को आइडेंटिफाई कर सकती है कि भाई ये आगे बम्प आ गया, फिर आगे ये कोई सिग्नल आ गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप इसके थ्रू करवा सकते हैं। एंड मेडिकल इमेजिंग, यानी कि जो आपका एक्सरे का डेटा आता है ना, तो वहाँ पे ये इमेजेस को स्कैन करके भी बता देगा कि कौन सी इमेज है, राइट। इट विल डिटेक्ट द ट्यूमर्स इन एक्सरेज। उसके साथ साथ ये नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में भी यूज होता है, जैसे कि चैटबॉट्स होंगे, फिर वर्चुअल असिस्टेंट्स हो गए, फिर लैंग्वेज ट्रांसलेशन टूल्स जैसे कि गूगल ट्रांसलेट, इन सब चीज़ों में भी इसकी एप्लीकेशन होती है। ये कैसे गूगल ट्रांसलेट ये सब काम करता है, इसके लिए हमारे पास डिफरेंट मॉडल्स है, इसके डिफरेंट नेटवर्क्स है। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क आता है, फिर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क आता है, फिर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क आता है। तो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स आते हैं, जिसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं, राइट। तो ये हमने समझ लिया कि भाई व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, और इसकी दो रियल टाइम एप्लीकेशन भी हमने यहाँ पे देख ली। अब आ जाते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन पे, राइट। चलिए, यहाँ पे हमें न्यूरल नेटवर्क का एक टाइप समझाना है। यहाँ पे एक्चुअली हमें दो टाइप समझाना है, विच इज वन फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, और दूसरा समझाना है हमें डीप न्यूरल नेटवर्क। इन दोनों को हमें यहाँ पे समझाना है। बड़े सिंपल है, बड़े प्यारे हैं, चलिए देखते हैं। अ फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वेयर कनेक्शंस बिटवीन नोड्स डू नॉट फॉर्म अ साइकिल। यानी कि यहाँ पे जो हमारे डिफरेंट नोड्स होते हैं उनके बीच में कोई साइकिल नहीं बनती है। समझ गए? नहीं समझ पाए ना? तो चलिए एक डायग्राम देखते हैं। डायग्राम देखेंगे तो चीजें अच्छे से हमारी विजुलाइज हो जाएंगी। तो ये देखिए, ये होता है हमारा फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि ये होगी आपकी इनपुट लेयर, ये आपकी हो गई हिडन लेयर, यानी कि बीच की लेयर की जहां पे आपकी प्रोसेसिंग होगी, एंड दिस इज योर आउटपुट लेयर। तो यहाँ पे आप एक चीज देखिए कि ये जितने भी आपके नोड्स है, ये आपका न्यूरॉन हो गया, ठीक है। दिस इज योर न्यूरॉन, ठीक है। तो ये आपका जो इनपुट न्यूरॉन है, यानी कि आपके ये जो इनपुट लेयर में जो न्यूरॉन है, इट इज कनेक्टेड टू दी हिडन लेयर, और जो हिडन लेयर वाला है वो कनेक्टेड है आउटपुट लेयर से। यानी कि यहाँ पे कोई साइकिल नहीं बन रही है, ये एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेटवर्क चल रहा है। वैसे ही देखो यहाँ ये हर एक जगह यहाँ पे एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेटवर्क ही आपका चलने वाला है, राइट। सो यहाँ पे यही चीज लिखी है कि इट इज अ टाइप ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क वेयर कनेक्शंस बिटवीन नोड्स, यानी कि जो कनेक्शंस होते हैं ना हमारे नोड्स के बीच में, ये कोई साइकिल नहीं बनाते हैं। जो डेटा है वो आपका एक ही डायरेक्शन में जाएगा, एक सिंगल डायरेक्शन पे आपका पूरा डेटा फ्लो होगा फ्रॉम इनपुट लेयर टू हिडन लेयर, यानी कि इनपुट लेयर से पहले जाएगा हिडन लेयर में और फिर हिडन लेयर से जाएगा आउटपुट लेयर में, राइट। तो ये चीज होगी। अब इसका की पॉइंट क्या है? तो इट इज द सिंपलेस्ट न्यूरल नेटवर्क, ये सबसे सिंपल न्यूरल नेटवर्क है, बिकॉज इसमें किसी भी प्रकार की कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, एंड इट इज मेनली यूज्ड फॉर सुपरवाइज्ड टास्क्स लाइक क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन। तो मैंने आपको पहले बताया कि क्लासिफिकेशन एंड रिग्रेशन टास्क के लिए आप इसका यूज कर सकते हैं, स्पेसिफिकली फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का। इसके बेनिफिट्स क्या है? तो ये सिंपल होता है स्ट्रक्चर में, इजी टू इंप्लीमेंट होता है, एफिशिएंट फॉर टास्क्स विद स्मॉलर एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा सेट्स, यानी कि छोटे डेटा सेट्स के लिए आप फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क का यूज कर सकते हैं, बिकॉज ये एफिशिएंटली ऐसे टास्क को परफॉर्म कर सकता है। एंड सुटेबल फॉर प्रॉब्लम्स वेयर फीचर रिलेशनशिप्स आर लीनियर और सिंपल, यानी कि जो आपकी फीचर रिलेशनशिप्स जहां पे सिंपल होती है ना और लीनियर होती है, ऐसे केसेस में आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट है हमारा डीप न्यूरल नेटवर्क। तो डीप न्यूरल नेटवर्क में क्या होता है कि हमारी इनपुट लेयर और आउटपुट लेयर के बीच में जो हिडन लेयर होती है वो बहुत सारी होती है। सो इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट लेयर एंड द आउटपुट लेयर, जिससे होगा क्या कि आपका जो मॉडल होगा वो कॉम्प्लेक्सिटी को काफी अच्छे तरीके से हैंडल करेगा, बिकॉज यहाँ पे आपने प्रोसेसिंग जो है वो काफी अच्छे तरीके से करवाई है बाय इंक्लूडिंग मल्टीपल हिडन लेयर्स। सो अ डीप न्यूरल नेटवर्क इज एन एडवांस्ड टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क दैट हैज मल्टीपल हिडन लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट लेयर्स, यानी कि इसमें इनपुट और आउटपुट लेयर के बीच में मल्टीपल हिडन लेयर्स होती है, और यहाँ पे जो आपकी हर एक हिडन लेयर जो होगी वो एक्सट्रैक्ट करेगी कॉम्प्लेक्स फीचर्स को फ्रॉम द डेटा, इनेबलिंग द मॉडल टू लर्न इंट्रिकेट पैटर्न्स, जिससे आपका जो मॉडल है वो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट पैटर्न को भी अच्छे से समझ पाए, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न को भी वो अच्छे से समझ पाए, बिकॉज यहाँ पे वो कॉम्प्लेक्स फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करता है जो कि इजिली कैप्चरेबल नहीं होते हैं बाय द नेटवर्क्स लाइक फीड फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी इन द केस ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क। सो इसका की पॉइंट क्या है? इट इज यूज्ड फॉर सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स टास्क, जैसे कि इमेज रिकॉग्निशन हो गया, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया। तो ये सारे कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं कि जहां पे आपके मल्टीपल इनपुट आते हैं और उसके साथ साथ आपको अच्छे से उसको एनालाइज भी करना होता है, राइट। तो इसका डायग्राम देखो, ये है इसका डायग्राम। सो ये तो हमारा था सिंपल न्यूरल नेटवर्क, लेकिन डीप न्यूरल नेटवर्क कैसा होता है ये देख लीजिए आप। यहाँ पे आपके पास मल्टीपल हिडन लेयर्स है, देखिए बीच में,
इट कंसिस्ट ऑफ मल्टीपल हिडन लेयर्स। और ये सारे कनेक्शंस देखो कितने सारे कनेक्शंस बन रहे हैं यहाँ पे, तो इससे जो है वो प्रोसेसिंग काफी अच्छी होती है। और हर एक कनेक्शन जो बनता है उसका खुद का वेट होता है, तो वो वेट की वजह से यहाँ पे पैरामीटर्स का जो एडजस्टमेंट होता है वो भी बहुत ज्यादा होता है, यानी कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो बहुत एक्यूरेट आएगा। तो आपको यहाँ पे याद यही रखना है कि यहाँ पे आपको जो रिजल्ट मिलते हैं वो काफी एक्यूरेट मिलते हैं, और ये कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को काफी अच्छे से समझ पाता है, राइट। So it is capable of learning complex and hierarchical patterns. It handles high dimensionality data effectively, and it achieves state of the art performance in many advanced applications like computer vision and speech recognition. ठीक है, तो ये स्पीच रिकॉग्नाइज करनी है, कंप्यूटर विजन करना है, इन सब चीजों में बहुत ही एफिशिएंटली काम करता है, और ये हाई डायमेंशनल के डेटा को काफी अच्छे से हैंडल भी कर पाता है बिकॉज ऑफ इट्स कॉम्प्लेक्स पैटर्न हैंडलिंग स्ट्रक्चर, और वी कैन से बाय यूजिंग इट्स मल्टीपल हिडन लेयर्स। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट थ्योरी के बारे में। वो हमें बताती है व्हाट इज बैक प्रोपागेशन इन एएनएन, यानी कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क के अंदर बैक प्रोपागेशन क्या होता है। अब बैक प्रोपागेशन कुछ नहीं है दोस्तों, ये सिंपल सी चीज है जिसके बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया है। बैक प्रोपागेशन जो है वो हमारे मॉडल के पैरामीटर्स जो होते हैं ना उसको एडजस्ट करने की एक टेक्निक है। जैसे हमने ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन के अंदर देखा था इन द 6th चैप्टर, जहां पे आप क्या कर रहे थे, अपने वेट्स को, आपके पैरामीटर्स को एडजस्ट कर रहे थे जिससे आपका लॉस फंक्शन जो है वो मिनिमाइज हो, यानी कि यू कम टू द कन्वर्जेंस मिनिमम। ठीक है, उसके लिए हम उसके पैरामीटर्स को जो थे, मॉडल के पैरामीटर्स को हम अपडेट करते थे। तो बस वही प्रोसेस यहां पे करनी है, बट इन द केस ऑफ न्यूरल नेटवर्क। सो व्हाट इज बैक प्रोपागेशन इन एएनएन? बैक प्रोपागेशन इज अ लर्निंग एल्गोरिदम। ये एक ऐसा लर्निंग एल्गोरिदम है विच इज यूज्ड टू ट्रेन द आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स, यानी कि जब हम आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की ट्रेनिंग करते हैं उस वक्त हमें बार बार बैक प्रोपागेशन करते रहना पड़ता है। इट एडजस्ट द वेट्स एंड बायसेस ऑफ द नेटवर्क, यानी कि हमारा नेटवर्क होता है उसके जो वेट्स हैं और जो बायसेस है उनको एडजस्ट करने का काम जो है वो हमारा बैक प्रोपागेशन करता है। बायस क्या होता है, वेट क्या होता है, इन सभी चीजों के बारे में मैंने आपको परसेप्ट्रॉन में समझाया था, राइट। उसके साथ साथ हमने जब ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम डिस्कस की थी एसवीएन की, तब भी मैंने आपको बताया था कि बायस क्या होता है, राइट। सो वेट्स एंड बायसेस को आप क्या करेंगे, बार बार एडजस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ द बैक प्रोपागेशन टेक्निक टू मिनिमाइज द एरर, जिससे आप अपना एरर जो है, यानी कि जो आपका प्रेडिक्शन में एरर जो आ रहा है आपके मॉडल के द्वारा, उसको आप मिनिमाइज कर सको, ओके, बिटवीन द प्रेडिक्टेड आउटपुट एंड द एक्चुअल आउटपुट। तो इसके स्टेप्स क्या है, देखिए। सबसे पहले आता है फॉरवर्ड पास, यानी कि यहाँ पे डायग्राम के साथ समझते हैं। सबसे पहले क्या होता है फॉरवर्ड पास, यानी कि ये आपकी इनपुट लेयर हो गई। अब इनपुट लेयर से क्या होता है कि आपका डेटा है वो हिडन लेयर के अंदर जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारे पास 2 हिडन लेयर है, वहां से आपका डेटा पास होगा, एंड देन फाइनली वहां से आपका डेटा जो है वो आउटपुट लेयर में जाएगा। ये जो प्रोसेस जो है ना, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रोसेस, यानी कि भाई द प्रोसेस ऑफ मूविंग द डेटा फ्रॉम द इनपुट लेयर टू द हिडन लेयर टू द आउटपुट लेयर, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास। यानी कि इनपुट डेटा इज पास्ड थ्रू द नेटवर्क टू कंप्यूट द आउटपुट, यानी कि जब आपका इनपुट डेटा जो है वो नेटवर्क से पास होता है टू प्रोड्यूस द आउटपुट, इसको बोलते हैं फॉरवर्ड पास। उसके बाद आता है एरर कैलकुलेशन, यानी कि यहाँ पे क्या करना है कि जो कोई भी आउटपुट आपका मॉडल आपको देता है उसको आपको एक्चुअल आउटपुट के साथ कंपेयर करना है, यानी कि इन दोनों का आपको डिफरेंस लेना है, और इससे जो आपको मिलेगा उसको बोलेंगे हम एरर। तो यहाँ पे आपको एरर को कैलकुलेट करना है बाय टेकिंग द डिफरेंस बिटवीन द प्रेडिक्टेड आउटपुट, यानी कि जो आपके मॉडल ने दिया वो, एंड द एक्चुअल आउटपुट। इससे आपका लॉस कैलकुलेट होगा कि भाई कितना एरर जो है वो आपका मॉडल आपको प्रोड्यूस करके दे रहा है। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको आना है बैकवर्ड पास में। तो बैकवर्ड पास में क्या होता है, देखिए बैकवर्ड पास में क्या होगा कि आप अपने वेट्स एंड बायसेस को एडजस्ट करेंगे रिवर्स प्रोसेस को फॉलो करके, इस तरीके से, यानी कि ये आपका हर एक जो कनेक्शन है उसके जो वेट्स एंड बायसेस होते हैं उनको आप बैकवर्ड प्रोपगेशन करके एडजस्ट करेंगे, यानी कि द एरर इज प्रोपगेटेड बैकवर्ड थ्रू द नेटवर्क यूजिंग द चेन रूल ऑफ डेरिवेटिव्स टू कंप्यूट ग्रेडियंट्स ऑफ वेट्स एंड बायसेस। जो ग्रेडियंट वाला मैंने कॉन्सेप्ट आपको समझाया था ना, ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन में, बस वही सिमिलर चीज करनी है आपको, यानी कि आपको अब आपके नेटवर्क में पीछे जाना है, एंड देन आप ये चेन रूल का यूज करेंगे, यानी कि बार बार जो रिपीटेशन में क्या होगा कि एक चेन से दूसरी चेन में आप जाएंगे और जो कंप्यूट करेंगे ग्रेडियंट्स को, यानी कि आपके जो वेट्स एंड बायसेस है उसको अपडेट करेंगे बेस्ड ऑन द एरर विच यू हैव फाउंड, यानी कि आपको जो एरर मिला है उस एरर का आप क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर, और उसके हिसाब से आप अपने वेट को एडजस्ट करेंगे। सो फाइनली हमारा होता है वेट का अपडेट, यानी कि वेट्स एंड बायसेस आर अपडेटेड यूजिंग द ग्रेडियंट्स टू रिड्यूस द एरर, की जिससे आपका जो एरर है वो क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, इसलिए आप अपने वेट को क्या करेंगे, अपडेट करेंगे, राइट। सो दीज आर द 4 स्टेप्स इन द बैक प्रोपगेशन। इसका की पॉइंट क्या है, तो की पॉइंट यह है कि बैक प्रोपगेशन जो है वो एंश्योर करता है कि जो आपका नेटवर्क है वो
सही से सीख पाए चीजों को, सही से उसकी ट्रेनिंग हो बाय मिनिमाइजिंग द एरर इटरेटिवली इंप्रूविंग इट्स प्रेडिक्शन ओवर टाइम, जिसका इसका जो प्रेडिक्शन है वो ओवर टाइम इंप्रूव हो सके, राइट। यानी कि आप इटरेटिवली जो आपकी एरर है उसको क्या करेंगे, रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस कैसे करना है ये प्रोसेस अगर आपको समझनी है तो एक बार ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन वाला जो है थियरी एक बार देख के आना, उसको आपको ये चीज अच्छे से समझ में आ जाएगी कि बैकवर्ड पास में एक्जैक्टली मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, राइट। यहाँ पे डिटेल में मैं उसको समझा नहीं सकता बिकॉज इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट थियरी के बारे में, विच इज आरएनएन फंक्शनिंग। आरएनएन क्या होता है, यानी कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। आरएनएन की फुल फॉर्म होती है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। इसका मैं दूसरा नाम आपको बताना चाहूंगा मेमोरी न्यूरल नेटवर्क। बिकॉज यहाँ पे क्या होता है कि आपके हिडन स्टेट के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं ना, हिडन स्टेट के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इनपुट के मेमोरी को, इनपुट को अपने अंदर स्टोर करते हैं, अपनी मेमोरी के अंदर वो इनपुट को स्टोर करते हैं। जो हमारे प्रीवियस इनपुट्स होते हैं इनको ये स्टोर करते हैं। ऐसा क्यों करना पड़ता है, बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ अवर इनपुट डेटा। क्योंकि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क के अंदर आप क्या करते हैं कि आपका जो इनपुट डेटा होता है वो सिक्वेंशियल होता है। अब सिक्वेंशियल डेटा किसको बोलते हैं, सिक्वेंशियल डेटा ऐसा डेटा होता है कि जिसके अंदर ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द इनपुट इज इंटर रिलेटेड। यानी कि आपका ये वाला जो इनपुट है अभी प्रेजेंट का, ये जो इनपुट है इसका कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस होगा उस इनपुट पे जो फ्यूचर में आने वाला है, ठीक है, हमारे नेटवर्क के अंदर। इसलिए अगर आप इस प्रेजेंट इनपुट की इंफॉर्मेशन को स्टोर कर लेते हो तो आपके लिए प्रोसेसिंग करना इजी हो जाता है हिडन स्टेट के अंदर जब कोई नया इनपुट इसके पास आता है। बिकॉज जो नया इनपुट है वो किसी ना किसी तरीके से आपके इस पुराने वाले इनपुट के साथ कनेक्टेड होता है, तो जिससे आपकी जो प्रोसेसिंग है वो इंप्रूव हो जाए। हम रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में ये वाली फंक्शनैलिटी को इंप्लीमेंट करते हैं। कैसे, चलिए देखते हैं। रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स आर डिजाइन टू हैंडल सीक्वेंशियल डेटा। तो सीक्वेंशियल डेटा ऐसा डेटा है जहां पे ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ द डेटा इज इंटररिलेटेड। इसके एग्जांपल क्या होंगे, तो आपका स्पीच डेटा हो गया, टेक्स्ट डेटा हो गया, फाइनेंशियल डेटा हो गया, फिर ऑडियो डेटा हो गया, वीडियो डेटा हो गया, सो दीज टाइम सीरीज डेटा हो गया। सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डेटा विच आर नोन एज द सीक्वेंशियल डेटा, जहां पे एक सीक्वेंस मैटर करता है, राइट। तो इसीलिए अगर मैं आपको बताऊं कि गूगल ट्रांसलेट जो है वो किस पे काम करेगा, टेक्स्ट डेटा पे काम करेगा, तो उसके अंदर कौन सा न्यूरल नेटवर्क अप्लाई होता है, तो यू कैन से वहां पे गूगल ट्रांसलेट के अंदर रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क जो है वो अप्लाई होता है, बिकॉज दैट इज अ सीक्वेंशियल डेटा, ठीक है। तो ये क्या करता है, इट इज डिजाइन टू हैंडल सीक्वेंशियल डेटा बाय अलाउइंग कनेक्शंस टू फॉर्म लूप्स। यानी कि यहाँ पे कनेक्शंस के बीच में क्या बनती है, लूप्स बनते हैं, इनेबलिंग द नेटवर्क टू रिटेन इंफॉर्मेशन फ्रॉम प्रीवियस इनपुट्स। यानी कि आपके जो नेटवर्क है उसके अंदर प्रीवियस इनपुट्स की इंफॉर्मेशन को आप स्टोर करते हैं बाय द मेथड ऑफ लूपिंग। कैसे, यहां पे दिखाता हूं, देखिए। तो ये तो था हमारा, देखिए, नॉर्मल फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, राइट। और यहां पे न्यूरल, देखिए रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क में क्या होगा कि यहां पे आपका ये जो देखो हिडन स्टेट है उसके अंदर इस न्यूरॉन ने क्या किया है, ये जो इनपुट है इसको अपने अंदर स्टोर कर लिया, ऐसे लूप बना के। देखो वैसे इसने भी वही चीज की है। तो आप क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले आपका इनपुट सीक्वेंस होता है, यानी कि आरएनएन टेक्स वन एलिमेंट ऑफ द इनपुट सीक्वेंस एट अ टाइम। यानी कि एक बार में ये आपके इनपुट सीक्वेंस का एक एलिमेंट लेता है। उसके बाद आता है हमारा हिडन स्टेट। तो ये क्या करता है, इट मेंटेन्स अ हिडन स्टेट दैट एक्ट्स एज अ मेमोरी। यानी कि ये मेमोरी के तौर पे काम करता है, बिकॉज इट स्टोर्स इंफॉर्मेशन अबाउट प्रीवियस इनपुट्स। यानी कि ये जो प्रीवियस इनपुट्स होते हैं उसकी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है, जस्ट बिकॉज कि फ्यूचर में जब कोई नया इनपुट आए तो उसको प्रोसेस करना इजी हो, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी पहले की इंफॉर्मेशन है, राइट, इन द सीक्वेंस। फिर आउटपुट में क्या होगा, तो एट ईच टाइम स्टेप, यानी कि एट एवरी प्रोसेसिंग टास्क द आरएनएन जनरेट्स एन आउटपुट। आपके लिए एक आउटपुट जनरेट होगा बेस्ड ऑन द करंट इनपुट एंड द हिडन स्टेट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका यहाँ पे जो आउटपुट बनता है ना, ये आउटपुट सिर्फ आपके करंट स्टेट पे डिपेंड नहीं करेगा, ये आपके करंट इनपुट के साथ साथ प्रीवियस जो आपका इनपुट होगा, यानी कि जो प्रीवियस इनपुट की जो इन्फॉर्मेशन होगी उन दोनों के मिश्रण से, उन दोनों के मिलाप से बनेगा, राइट। यानी कि आरएनएन जनरेट्स एन आउटपुट बेस्ड ऑन द करंट इनपुट एंड द हिडन स्टेट। यानी कि आपका जो हिडन स्टेट है उसके बेसिस पे और करंट इनपुट के बेसिस पे आपका जो आउटपुट है वो जनरेट होता है। फिर हमारा बनता है फीडबैक लूप। यानी कि जब आउटपुट आ गया उसके बाद हमारा बनेगा फीडबैक लूप। तो इसमें क्या होता है, देखो ये जो हिडन स्टेट है वो क्या करेगा, अपडेट हो जाएगा और फीडबैक होगा। यानी कि ये जो नेटवर्क में है वो वापस जाएगी इसकी इंफॉर्मेशन एंड टू द नेटवर्क फॉर द नेक्स्ट टाइम स्टेप। और फिर आपका जो नेटवर्क है वो अगले इनपुट के लिए तैयार होगा, यानी कि नेक्स्ट जो एलिमेंट होगा आपके इनपुट सीक्वेंस का, फिर वो यहां से आना स्टार्ट होगा, राइट। तो ये हो गया हमारा क्या, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क, ठीक है, जहां पे ये जो है वो मेंटेन करेगा स्टेट अपना, ठीक है, यानी कि प्रीवियस इनपुट स्टेट को यहाँ पे मेंटेन भी करेगा और साथ में यहाँ पे जो है लास्ट में फीडबैक लूप जाता है, जहाँ पे आपका जो हिडन स्टेट है वो अपडेट होके फीडबैक हो जाता है इनटू योर न्यूरल नेटवर्क, जिससे आप नए टाइम स्टेप के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं अपने नेटवर्क को, राइट।
तो की पॉइंट इसमें क्या है, RNNs आर वाइडली यूज्ड फॉर टास्क लाइक टाइम सीरीज प्रेडिक्शन, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टास्क एंड स्पीच रिकॉग्निशन। देखिए स्पीच रिकॉग्निशन का सिंपल एग्जांपल समझो कि अगर मैंने एक बार किसी व्यक्ति की आवाज को सुना, यानी कि मेरे मॉडल ने किसी एक व्यक्ति की आवाज को एक बार सुना, तो वो उसको स्टोर कर लेगा। तो अगर नेक्स्ट टाइम अगर कोई ऐसा इनपुट उसके रिलेटेड आता है तो वो उसको इजीली एनालाइज कर सके। इसलिए हम यहाँ पे जो है रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क का यूज करते हैं इन स्पीच रिकॉग्निशन एंड टेक्स्ट रिकॉग्निशन काइंड ऑफ टास्क। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसलेशन हो गया, स्पीच रिकॉग्निशन हो गया, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी कि सेंटिमेंट एनालिसिस और ये सारी चीजें जो होगी इसमें हम इसका यूज करते हैं, राइट। बिकॉज दे कैन कैप्चर द टेम्पोरल डिपेंडेंसीज इन डेटा। बिकॉज यहाँ पे ये जो टास्क होते हैं, ठीक है, जो कि रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क हमारा परफॉर्म करता है, वो टेम्पोरल डिपेंडेंसीज लेता है, यानी कि जो टेम्पररी डिपेंडेंसीज होती है जो एक दूसरे के ऊपर होती है डेटा की, उसको ये कैप्चर करता है। यानी कि एक डेटा के दूसरे डेटा के ऊपर जो निर्भरता होती है उसको ये कैप्चर करता है बाय स्टोरिंग द प्रीवियस स्टेट्स ऑफ द इनपुट्स। नेक्स्ट है हमारा मॉडल कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, यानी कि यहाँ पे हमें एक्सप्लेन करना है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क को। अब ये क्या है देखिए, सो व्हाट इज अ कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। तो जैसे हमारा रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क था, वो स्पीच डेटा हो गया, टेक्स्ट डेटा हो गया, इस टाइप के डेटा को वो प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता था। ऑन द अदर हैंड हमारे पास है एक ऐसा स्पेशल न्यूरल नेटवर्क जो कि इमेजेस को रिकॉग्नाइज करने के लिए यूज होता है। यानी कि जब भी आपको मैं कोई इमेज दूं और उसको अगर मैं आपको क्लासिफाई करने के लिए कहूं तो वो चीज आप कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द CNN। ठीक है, कैसे देखते हैं। कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क इज अ टाइप ऑफ न्यूरल नेटवर्क विच इज प्राइमरीली यूज्ड फॉर प्रोसेसिंग स्ट्रक्चर्ड ग्रिड लाइक डेटा सच एज इमेजेस। तो ये एक ऐसा न्यूरल नेटवर्क है जो कि आपके इमेजेस को, क्योंकि इमेजेस कैसे होती है, ग्रिड के फॉर्मेट में होती है, एक स्क्वायर फॉर्मेट में होती है, ठीक है, 2D इमेजेस। तो ये जो इमेजेस होंगी आपकी 2D इमेजेस, उनको ये प्रोसेस करने के लिए यूज किया जाता है। इट इज डिजाइन टू ऑटोमेटिकली एंड एडेप्टिवली लर्न स्पेटियल हायरार्कीज ऑफ फीचर्स, यानी कि इमेजेस में जो उसके डायमेंशंस की, यानी कि स्पेटियल डायमेंशंस होते हैं ना, छोटे छोटे डायमेंशंस, उसकी इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है, जिससे ये हाईली इफेक्टिव है इन इमेज रिकॉग्निशन एंड क्लासिफिकेशन टास्क। ठीक है, तो पहले तो इसका डायग्राम देखो, ये है इसका डायग्राम। ठीक है, तो यहां पे देखिए आपके पास क्या होगी, एक इस तरीके से होगी आपके पास इनपुट इमेज, ठीक है, जो कि आप सबसे पहले देंगे आपकी कॉन्वोल्यूशनल लेयर में, फिर वहां से वो जाती है पूलिंग लेयर में, फिर वहां से जाती है वो फुल्ली कनेक्टेड लेयर में, एंड फाइनली आपको आपका जो टास्क है वो परफॉर्म होकर मिलता है एज एन आउटपुट। और वो टास्क कुछ भी हो सकता है, रिग्रेशन टास्क भी हो सकता है, क्लासिफिकेशन टास्क भी हो सकता है, राइट। यानी कि अगर मैं आपको कोई इमेज दूं और बताऊं कि भैया किस चीज की इमेज है, जैसे मैंने आपको कैट की इमेज दी और मेरा मॉडल मुझे क्लासिफाई करके दे कि यस इट इज द इमेज ऑफ द कैट, तो वो क्या हुआ, क्लासिफिकेशन हुआ। ठीक है, तो वही चीज जो समझनी है हमें कि ये डिफरेंट लेयर्स में एग्जैक्टली क्या प्रोसेस होती है, हम वो समझेंगे, इसकी वर्किंग क्या है। देखिए, तो सबसे पहले हमारा आता है कॉन्वोल्यूशनल लेयर, ये हमारी पहली लेयर होती है। तो ये क्या करता है, इट अप्लाइज फिल्टर्स। ये जो आपकी इनपुट इमेज है, ये जो आपकी इनपुट इमेज है, इसके ऊपर ये क्या करेगा, अप्लाई करेगा फिल्टर्स अप्लाई करेगा। और क्या करेगा, देखिए आप देख सकते हैं ये एक इंडिविजुअल फीचर इसने उठाया है। देखिए ऐसे इंडिविजुअल फीचर्स के फॉर्म में आपके इनपुट इमेज को ये डिवाइड कर देगा, और ये जो पूरा सेट बनता है इसको हम बोलते हैं फीचर स्पेस। इसको हम क्या बोलेंगे, फीचर स्पेस। यानी कि आपकी इनपुट इमेजेस में से ये फीचर्स को एक्सट्रैक्ट करेगा। कैसे फीचर्स, तो पैटर्न्स हो गए, ठीक है, फिर एजेस हो गई, ठीक है, ये सारी चीजें जो है वो एक्सट्रैक्ट करेगा इमेज में से, और इस तरीके से एक फीचर मैप को बनाएगा। यानी कि ये एक इंडिविजुअल कंपोनेंट यहाँ पे आपको बड़ा करके मैंने दिखा रखा है, देखिए, राइट। सो ये क्या, देखिए कॉन्वोल्यूशनल क्या है, सो इट अप्लाइज फिल्टर्स टू द इनपुट डेटा टू एक्सट्रैक्ट फीचर्स लाइक एजेस, टेक्सचर्स और पैटर्न्स। यानी कि एजेस हो गई, टेक्सचर हो गई, पैटर्न्स हो गई, ऐसे जो फीचर्स होते हैं उसको एक्सट्रैक्ट करेगा आपकी इस इनपुट इमेज में से, ठीक है, और इसका हमें बना के देगा क्या, एक फीचर स्पेस। ठीक है, ये दिख रहा है ना, ये जो ये बड़ा कंपोनेंट दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, दिस इज एक्चुअली योर दिस कंपोनेंट, यानी कि ये इस इनपुट इमेज का ये छोटा सा हिस्सा है। वैसे हम छोटे छोटे इमेजेस में जो हमारे जो इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं ना हमारे इमेज में, ऐसे ऐसे इंपॉर्टेंट हिस्सों को हम ऐसे एक्सट्रैक्ट करते हैं और इस तरीके से हम एक फीचर मैप बनाते हैं। ये आपको पूरा कलेक्शन दिख रहा है, इसको बोलते हैं फीचर मैप। तो ये क्या करता है, देखो ईच फिल्टर, यानी कि जो कॉन्वोल्यूशनल लेयर का जो हर एक फिल्टर होता है वो डॉट प्रोडक्ट परफॉर्म करता है हमारे वेट्स के बीच में और पोर्शन ऑफ द इनपुट के बीच में। यानी कि ये जो आपका इनपुट है, ये जो आपका इनपुट है इसका कुछ ना कुछ वेट होगा, ठीक है, तो ये इसका जो इनपुट है इसका फीचर का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है विद द वेट, यानी कि WX वाला जो हम पहले करते थे वही चीज। तो इसको बोलते हैं रिसेप्टिव फील्ड, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, द रिजल्ट इज अ फीचर मैप, यानी कि आपको जो मिलता है वो क्या मिलता है, आपको इससे मिलता है एक फीचर मैप। इसके अंदर आपके मोस्ट इंपोर्टेंट फीचर्स होंगे, सो दैट हाईलाइट्स द स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ द इनपुट। तो ये हुआ हमारा पहला
लेयर, ठीक है, जहां पे हमने क्या किया, इंपॉर्टेंट फीचर्स को एक्सट्रैक्ट किया इन द फॉर्म ऑफ अ फीचर मैप फ्रॉम योर इनपुट, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमें इसको और ऑप्टिमाइज करना है कि इसमें से और इंपॉर्टेंट फीचर को एक्सट्रैक्ट करना है। तो अब वो जाएंगे पूलिंग लेयर में। तो पूलिंग लेयर क्या है, इट इज सब सैंपलिंग, यानी कि सैंपलिंग का भी सैंपलिंग हमने कहा पे कि कन्वोल्यूशनल लेयर में, पूलिंग लेयर में अब इसमें से भी और फीचर्स निकालेंगे। तो रिड्यूसेस द स्पेटियल डायमेंशंस, यानी कि यहां पे देखो ये क्या करता है कि ये जो फीचर मैप के अंदर आपके ये जो फीचर्स हैं इसकी डायमेंशन को रिड्यूस करता है। डायमेंशन को रिड्यूस करके देखो इसने छोटा कर दिया इसको। सो इट रिड्यूसेस द स्पेटियल डायमेंशन ऑफ द फीचर मैप्स, यानी कि फीचर मैप्स के डायमेंशन को यहाँ पे छोटा कर देगा। देखिए यहाँ पे आपका फीचर मैप कितना बड़ा है, इसको ये क्या कर देगा, छोटा कर देगा, यानी कि आपका डेटा जो है वो और कॉम्पैक्ट हो जाए और आप और मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स पे फोकस कर पाए, राइट, यानी कि आप फर्दर इसमें कटिंग कर रहे हैं। तो रिड्यूसेस द स्पेटियल डायमेंशंस ऑफ द फीचर मैप्स टू मेक कॉम्पिटिशंस मोर एफिशिएंट, जिससे आपकी जो कॉम्पिटिशन है वो स्पीड अप हो जाए। और जो ओवरफिटिंग होती है, ओवरफिटिंग कब होती है कि जब आपका डेटा किसी एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ डेटा पे बहुत ज्यादा ट्रेन हो जाए, यानी कि टेस्ट डेटा आपने उसको बहुत ज्यादा फीड कर दिया हो, तो उस केस में वो क्या करता है कि मॉडल जो है वो टेस्ट डेटा पे तो अच्छा काम करेगा, लेकिन जैसे आप उसको कोई न्यू अनसीन डेटा देंगे तो वहां पे वो उसको अच्छे से प्रेडिक्ट नहीं कर पाएगा, बिकॉज इट हैज गॉट कंफ्यूज्ड विद अ लॉट ऑफ डेटा इन ट्रेनिंग। इसलिए इंपॉर्टेंट होता है कि आप सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स को ही प्रोवाइड करें। तो यहां पे हमने वही किया कि इनपुट इमेज में से भी हमने फीचर मैप बनाया और इस फीचर मैप के भी डायमेंशन को हमने और रिड्यूस किया, जिससे हमारे पास एक फाइनल सेट बना जो कि सबसे ज्यादा एफिशिएंट है, जिसकी डायमेंशन जो है हमने रिड्यूस कर दी, राइट। तो कॉमन पुलिंग मेथड हमारे पास होती है मैक्स पुलिंग एंड एवरेज पुलिंग, ये मेथड्स है, काम की नहीं है। फिर नेक्स्ट है हमारा फुल्ली कनेक्टेड लेयर। तो उसके बाद हमारी फाइनल लेयर आती है विच इज फुल्ली कनेक्टेड लेयर। ये है हमारी फुल्ली कनेक्टेड लेयर। अब यहां पे क्या होता है कि जो आपके फीचर मैप आए हैं, यानी कि जो पुलिंग लेयर में से आपने डायमेंशन को रिड्यूस करके जो यहाँ पे फ्लैटेंड फीचर मैप बनाया है वो पास होगा आपके इस डेंस लेयर में, जिसको हम बोलते हैं फुल्ली कनेक्टेड लेयर। नाउ दिस लेयर्स परफॉर्म हाई लेवल रीजनिंग एंड क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन फीचर्स एक्सट्रैक्टेड, यानी कि यहाँ पे आपका एक्चुअल क्लासिफिकेशन टास्क जो है वो परफॉर्म होने वाला है। यहाँ पे जो आपका फुल्ली कनेक्टेड लेयर होगा वो हाई लेवल रीजनिंग यूज करेगा और क्लासिफिकेशन करेगा आपके डेटा का, राइट। और एक चीज आती है जिसको हम बात करते हैं एक्टिवेशन फंक्शन, जिसके बारे में हमने आगे के चैप्टर में डिस्कस भी कर रखा है। तो एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज होता है हमारे नेटवर्क के अंदर, जिससे हमारा जो नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीख सके, राइट। तो कॉमन यूज फंक्शंस कौन से हैं इसके अंदर, रेलू हो गया, सिग्मर हो गया, सॉफ्टमैक्स हो गया, तो ये सारी चीजें हैं। तो आपको ये यहाँ पे आउटपुट के दौरान लगाना होता है एक्टिवेशन फंक्शन, जिससे आप अपने मॉडल के अंदर जो है वो नॉन लिनियरिटी को इंट्रोड्यूस कर सके, जिससे आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो जो नेटवर्क है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को सीख सके। इस चीज के बारे में हमने बात की थी स्टेप फंक्शन, राइट, इन द परसेप्ट्रॉन। स्टेप फंक्शन का हम यूज करते हैं इन ऑर्डर टू गेट द फाइनल आउटपुट, राइट। तो CNN अब काम कैसे करता है, सो इसके अंदर सबसे पहले तो इनपुट जाएगा, यानी कि जो आपका नेटवर्क है उसके पास क्या जाएगी, आपकी इमेज जाएगी। फिर वहां से आप क्या करेंगे, फीचर एक्सट्रैक्शन, यानी कि आप कॉन्वोल्यूशन और पुलिंग लेयर का यूज करेंगे टू आइडेंटिफाई एंड रिड्यूस फीचर्स व्हाइल रिटेनिंग इंपॉर्टेंट स्पेटियल इंफॉर्मेशन, यानी कि इंपॉर्टेंट फीचर्स को आप रखेंगे और जो बिना काम के जो फीचर्स है जिसका इंपॉर्टेंस इतना ज्यादा नहीं है उसको आप रिमूव कर देंगे, जिससे आपकी जो कॉम्पिटिशन है वो फास्ट हो जाए। एंड देन फाइनली विल डू द क्लासिफिकेशन, यानी कि जो फुल्ली कनेक्टेड लेयर होगी वो इन एक्सट्रैक्टेड फीचर्स का यूज करेगी टू क्लासिफाई द इनपुट इनटू वन ऑफ द डिफाइंड आउटपुट कैटेगरीज, यानी कि फिर वो आपके जो इनपुट को किसी ना किसी आउटपुट कैटेगरी में क्लासिफाई करके आपको दे देगी, राइट। जो भी आपने क्लासिफिकेशन की क्लास तय की होगी उस पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन की क्लास में उसको क्या कर देगी, वो क्लासिफाई कर देगी। बेनिफिट्स क्या है, एफिशिएंट फीचर एक्सट्रैक्शन, है कि फीचर एक्सट्रैक्शन इसमें काफी अच्छे से होता है, काफी अच्छे से पैटर्न्स, एजेस और टेक्सचर्स को ये जो है वो एक्सट्रैक्ट करता है। पैरामीटर शेयरिंग, यानी कि देखो ये जो है कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, इसके अंदर ऐसे कॉम्प्लेक्स कुछ हमें वेट्स का यूज करना ही नहीं होता है, यानी कि कॉम्प्लेक्स कनेक्शन यहाँ पे होते नहीं है। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कनेक्शन नहीं है तो हमारे पास यहाँ पे वेट्स भी कम होंगे, नंबर ऑफ पैरामीटर्स भी कम होंगे। तो इट रिड्यूसेस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स कंपेयर टू फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क्स, यानी कि ये फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क्स के कंपैरिजन में यहाँ पे जो नंबर ऑफ पैरामीटर्स जो होते हैं वो काफी कम होते हैं, जिससे आपकी पैरामीटर शेयरिंग जो है वो दिखती है, राइट, जिससे आपका जो लोड है वो भी कम होता है। फिर नेक्स्ट इज स्पेटियल हायरार्की। तो ये क्या है, इट हैंडल्स स्पेटियल रिलेशनशिप्स एंड स्ट्रक्चर्स इन डेटा इफेक्टिवली। स्पेटियल यानी कि ये, ठीक है, यानी कि ये डायमेंशन की जब हम बात करते हैं वो होता है स्पेटियल डायमेंशन, तो ये उसको काफी अच्छे से इफेक्टिवली हायरार्की को हैंडल करता है, राइट। नेक्स्ट इसकी एप्लीकेशंस की बात करते हैं तो ये इमेज क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन एंड सेगमेंटेशन के लिए यूज होता है, मेडिकल इमेजिंग, यानी कि भाई वो हमने वो ट्यूमर वाली बात की वही, एंड फेशियल रिकॉग्निशन एंड ऑटोनोमस व्हीकल्स में भी आप इसका यूज कर सकते हैं, राइट। Now let's talk about the next theory which is discuss the topology of a multi-layer feed forward neural network, यानी कि यहाँ पे हमें डिस्कस करना है about the topology of a multi-layer feed forward neural network, यानी कि अब यहाँ पे हम
हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया कि भाई फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क क्या होता है, बट हमें यहाँ पे बात करना है मल्टीलेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क के बारे में। तो इसकी टोपोलॉजी को हमें यहाँ पे समझाना है कि यहाँ पे हमें इसकी हर एक लेयर के बारे में समझाना है, राइट। तो यहाँ पे इसका डायग्राम रहा, देखिए ये है आपका मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, इस तरीके से दिखता है। तो ये बड़ा सिंपल है, देखो सबसे पहले आपके पास क्या होगा, इनपुट लेयर होगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, इनपुट लेयर है इस तरीके से, ठीक है। अब ये जो इनपुट लेयर है इससे क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट लेयर दैट रिसीव्स इनपुट फीचर्स, यानी कि ये हमारी पहली लेयर होगी जहाँ पे हमारे इनपुट फीचर जाएंगे। एंड ईच नोड कॉरेस्पॉन्ड्स टू वन फीचर, यानी कि यहाँ पे आपकी जो हर एक नोड है ना, इसके अंदर एक बारी में एक ही फीचर जाएगा, इसके अंदर एक बारी में एक ही इनपुट जाएगा, इसके अंदर भी एक बारी में एक ही इनपुट जाएगा, और इसके अंदर भी एक बारी में एक ही इनपुट जाएगा, राइट। फिर आती है हमारी हिडन लेयर। हिडन लेयर क्या है, सो दिस इज वन और मोर इंटरमीडिएट लेयर्स बिटवीन द इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि आपके इनपुट और आउटपुट के बीच में ये जो लेयर्स होती है ना, इसको हम बोलते हैं हिडन लेयर्स, ठीक है। तो ये देख सकते हैं कि ये हिडन लेयर्स एक दूसरे के साथ क्या है, इंटरकनेक्टेड है सभी के सभी, यानी कि दिस एवरी नोड, यानी कि दिस ईच नोड ऑफ दिस लेयर इज कनेक्टेड टू द एवरी नोड ऑफ दिस लेयर, राइट। तो ये यहाँ पे क्या होगा, ईच हिडन लेयर हैज मल्टीपल न्यूरॉन्स, हर एक हिडन लेयर के अंदर हमारे पास मल्टीपल न्यूरॉन्स होते हैं इस तरीके से, राइट। एंड एवरी न्यूरॉन इन अ लेयर इज कनेक्टेड टू ऑल न्यूरॉन्स इन द नेक्स्ट लेयर, और हमारा जो न्यूरॉन है वो एवरी न्यूरॉन टू द नेक्स्ट लेयर के साथ कनेक्टेड भी है। तो ये एक फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क बनाता है, राइट। दिस लेयर्स एक्सट्रैक्ट एंड ट्रांसफॉर्म फीचर्स फ्रॉम द इनपुट, यानी कि हिडन लेयर का काम क्या होता है, टू एक्सट्रैक्ट द इंपॉर्टेंट फीचर्स फ्रॉम द इनपुट, जिससे आप अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर सके। फिर हमारे पास आती है आउटपुट लेयर। सो दिस इज योर फाइनल लेयर, दिस इज योर फाइनल लेयर विच इज द आउटपुट लेयर। सो यहाँ पे क्या होता है, द फाइनल लेयर provides the network's output corresponding to the number of classes or a single value, यानी कि जो जिस किसी भी प्रकार का आप जो टास्क परफॉर्म करते हैं उस हिसाब से आपको टास्क के हिसाब से आपको जो आउटपुट है वो मिलने वाला है। यानी कि अगर क्लासिफिकेशन टास्क होगा तो आपको क्लास बताएगा, अगर रिग्रेशन टास्क होगा तो आपके पास कोई सिंगल वैल्यू आएगी, राइट। और यहाँ पे यूज होता है एक्टिवेशन फंक्शन, राइट, जैसे वो परसेप्टर में हमने यूज किया था। तो द एक्टिवेशन फंक्शन इन दिस लेयर इज चोजन बेस्ड ऑन द टास्क, यानी कि जिस प्रकार का भी आपने टास्क लिया है उसके हिसाब से आप जो है एक्टिवेशन फंक्शन चूज करेंगे, ठीक है। सॉफ्टमैक्स का आप यूज करेंगे क्लासिफिकेशन के लिए और लीनियर का यूज करेंगे आप रिग्रेशन के लिए। तो आपको पता ही है कि एक्टिवेशन फंक्शन क्या करता है, हमें क्लासीफाई करने में हेल्प करता है एट दी आउटपुट लेयर, यानी कि यहाँ पे आपका एक्टिवेशन फंक्शन जो है वो टास्क परफॉर्म करके आपको देगा, राइट। चलिए आगे बात करते हैं कनेक्शंस की। तो कनेक्शंस क्या है, तो ईच कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन हैज अ वेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखिए यानी कि ये हमारे न्यूरॉन का जो न्यूरॉन के बीच में जो ये कनेक्शन होता है ना, वैसे हर एक कनेक्शन का कुछ ना कुछ वेट होता है। जैसे यहाँ पे मैंने दे रखा है, देखिए WIJ ये वेट है, फिर ये भी है एक वेट, ये भी यहाँ पे वेट है। इस तरीके से यहाँ पे जितने भी कनेक्शन है ना, ये हर एक कनेक्शन का कुछ ना कुछ वेट होगा और बायस होगा। सो ईच कनेक्शन बिटवीन न्यूरॉन्स हैज अ वेट डिटरमाइनिंग द स्ट्रेंथ ऑफ इन्फ्लुएंस, इससे हमें उस पर्टिकुलर कनेक्शन की स्ट्रेंथ पता लगती है, यानी कि जितना वेट ज्यादा होगा उतनी ही उस कनेक्शन की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, राइट। इसलिए मैंने कहा कि जो प्रेडिक्शन आप करते हैं उसमें वेट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। अगर वेट की वैल्यू ज्यादा होगी तो वहां पे उसका इन्फ्लुएंस ज्यादा होता है उस फीचर का, और उसी के ऊपर से आपका जो क्लासिफिकेशन टास्क है ना, कि आपका जो प्रेडिक्शन होने वाला है वो इन्फ्लुएंस होता है, राइट। फिर आता है हमारा बायसिस। बायसिस क्या है, तो एडिशनल पैरामीटर्स दैट हेल्प शिफ्ट द एक्टिवेशन फंक्शंस फॉर बेटर लर्निंग, यानी कि यहाँ पे होता है आपका बायस। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि एग्जैक्टली जो वेट है वो ऐड कैसे होता है। जैसे कि यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीपल जो न्यूरॉन्स है, इन मल्टीपल न्यूरॉन्स में से इनके यहाँ पे कनेक्शंस बन रहे हैं और हर एक कनेक्शन का कुछ ना कुछ वेट है, W1 W2 WN। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के अंदर क्या होगा कि एक बायस आएगा, ठीक है। बायस क्या होता है, एक्यूरेसी को इंप्रूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये बायस आएगा प्लस हमारे पास ये सारे के सारे वेट आएंगे फ्रॉम एवरी न्यूरॉन। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि बायस प्लस X1 W1, यानी कि इनका मल्टीप्लीकेशन करना है और फिर उन सबका एडिशन करना है, जो हमें देगा हमारा वेटेड सम। तो हर एक न्यूरॉन के पास कुछ ना कुछ वेटेड सम होगा। यहाँ पे जितने भी न्यूरॉन्स हैं उन सभी का कुछ ना कुछ वेटेड सम है। अगर आप चाहे तो यहाँ पे ये सिग्मा F जो है यहाँ पे हर एक नोड के अंदर लिख सकते हैं। जब आप इस फिगर को ड्रॉ करें, राइट, आप इस तरीके से सिग्मा F हर एक नोड के लिए लिख सकते हैं, राइट। इस तरीके से सिग्मा एफ आप हर एक नोड के लिए लिख सकते हैं। लेकिन ये मैंने आपको इंडिविजुअली प्रोसेस दिखाई कि एक्जैक्टली प्रोसेस होती क्या है। यानी कि देखिए ये जो तीन हमारे पास नोड है, फॉर एग्जांपल ये तीन नोड जो है, ये तीनों के तीनों हमारे इसमें जा रहे हैं, देखिए इसमें जा रहे हैं, ये तीनों के तीनों इस वाले नोड में जा रहे हैं। तो यहाँ पे होगा क्या, दिस इज X1 X2 एंड X3, और यहाँ पे इनका हर एक का वेट होगा W1 W2 W3। तो ये वेट जो होंगे एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई होंगे, फिर उनका एडिशन होगा और यहाँ पे हमारे पास एक बायस होगा जिससे हम कैलकुलेट क्या करेंगे, हमारा weighted sum, right? So these are the bias, these are the additional parameters that help shift the activation functions for better learning, यानी कि activation functions को आप इसके थ्रू शिफ्ट कर सकते हैं जिससे आपकी जो लर्निंग प्रोसेस है, एक्यूरेसी जो है मॉडल की, वो और ज्यादा इंप्रूव हो सके। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि bias is basically used to improve the
यू नो लर्निंग ऑफ द प्रोसेस, ठीक है, और एक्यूरेसी ऑफ द प्रोसेस। नेक्स्ट है हमारा एक्टिवेशन फंक्शन। तो एक्टिवेशन फंक्शन तो क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था। दीज आर द नॉन लीनियर फंक्शंस अप्लाइड टू ईच न्यूरॉन्स आउटपुट, यानी कि हर एक न्यूरॉन के आउटपुट के साथ आप इसको क्या करेंगे, असाइन करते हैं, जिससे आप नेटवर्क को जो है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को लर्न करने में इनेबल कर सके, राइट। अब इसका डेटा फ्लो कैसे होगा, देखिए सबसे पहले तो होता है हमारा फॉरवर्ड पास, यानी कि जो आपका डेटा है वो फ्लो करेगा इनपुट लेयर से, हिडन लेयर से आउटपुट लेयर तक, विथ ईच लेयर परफॉर्मिंग कंप्यूटेशंस। फिर हमारा आता है बैकवर्ड पास, जिसके अंदर हमारा क्या होगा, ये प्रोसेस होगी, ठीक है, ये वाली प्रोसेस होगी बैकवर्ड पास के अंदर। This process will take place, यानी कि you will adjust the weights and the biases in order to improve the performance of the network, यानी कि the error is back propagated to updates and to update weights and biases for minimizing the loss, जिससे आप अपना error जो है, जो loss है उसको minimize कर सके, राइट। एंड अब इसकी बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स की, कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो पहली कैरेक्टरिस्टिक है, ये फुल्ली कनेक्टेड होता है। देखिए एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, एवरी नोड इज कनेक्टेड टू एवरी अदर नोड, ये बहुत ही फुल्ली कनेक्टेड नेटवर्क होता है, ठीक है। फिर क्या है, द लेयर वाइज स्ट्रक्चर, यानी कि डेटा फ्लोज सिक्वेंशियली लेयर बाय लेयर, यानी कि यहाँ पे जो डेटा है वो लेयर बाय लेयर फ्लो होगा, इस लेयर से इस लेयर गया, इस लेयर से इस लेयर आएगा, यहाँ पे कोई भी साइकिल या लूप आपको देखने को नहीं मिलती है। फिर ये कस्टमाइजेबल है, यानी कि आप डिसाइड कर सकते हैं कि आप कितने नंबर ऑफ लेयर्स रखेंगे, कितने नंबर ऑफ न्यूरॉन्स रखेंगे, यानी कि आपको ये बीच में जो हिडन लेयर है वो कितनी रखनी है वो आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप एक रखना चाहते हो तो एक भी रख सकते हैं, चार रखना चाहते हो तो चार भी रख सकते हैं, और दो रखना चाहते हो तो दो भी रख सकते हैं, और हर एक लेयर के अंदर आपको कितने न्यूरॉन्स रखने हैं वो भी आप अपनी नेसेसिटी के हिसाब से रख सकते हैं। सो द नंबर ऑफ लेयर्स एंड न्यूरॉन्स कैन बी एडजस्टेड बेस्ड ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम, यानी कि जैसी कॉम्प्लेक्सिटी होगी प्रॉब्लम की उस हिसाब से आप जो है नंबर ऑफ लेयर्स एंड न्यूरॉन्स जो है उसको रख सकते हैं। इसका मतलब ये कस्टमाइजेबल है, ठीक है, इट इज कस्टमाइजेबल अकॉर्डिंग टू योर नीड्स और द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द प्रॉब्लम। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखा है विच इज नॉट इंपॉर्टेंट, ठीक है, बिकॉज हमने यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर दिया है तो हमें इस एग्जांपल की कोई जरूरत नहीं है। तो इस एग्जांपल को जो है मैं यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, राइट। सो लेट्स रिमूव इट बिकॉज इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बिकॉज यहाँ पे ऑलरेडी हम डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं तो एग्जाम्पल को देने की कोई जरूरत नहीं है, राइट। ये वाला डायग्राम आपको ड्रॉ कर देना एग्जाम में, ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वहां एग्जामिनर को भी क्लियर हो जाए कि आप एक्जैक्टली क्या समझाना चाहते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये दोनों डायग्राम ड्रॉ करके आ जाने हैं, राइट, दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो, ठीक है। दिस टू डायग्राम्स यू हैव टू ड्रॉ इन द केस ऑफ मल्टी लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज न्यूरल नेटवर्क, ये हमने ऑलरेडी देख लिया है, ठीक है। ठीक है, दिस वी हैव ऑलरेडी सीन। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए अब हमें डिस्कस करनी है वेरियस एप्लीकेशंस ऑफ डीप न्यूरल नेटवर्क, यानी कि डीप न्यूरल नेटवर्क की कौन कौन सी एप्लीकेशंस होती हैं। तो देखिए डीप न्यूरल नेटवर्क जो है आपको पता है कि इसमें क्या होता है, मल्टीपल हिडन लेयर्स आती हैं बिटवीन द इनपुट एंड द आउटपुट लेयर, और उसकी वजह से एक कॉम्प्लेक्स टास्क के लिए काफी अच्छे से यूज किया जा सकता है। तो जैसे इमेज प्रोसेसिंग हो गया, जिसमें आप ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करेंगे, इमेज को रिकॉग्नाइज करेंगे, सेगमेंटेशन करेंगे, फिर नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग हो गया, फिर स्पीच प्रोसेसिंग हो गया, हेल्थ केयर में आप इसका यूज करेंगे इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई द डिफरेंट काइंड ऑफ डिसीजेस फ्रॉम द इमेज लाइक एक्सरे। फाइनेंस में आप फ्रॉड डिटेक्शन, स्टॉक मार्केट प्रेडिक्शन, क्रेडिट के रिस्क असेसमेंट, इन सब चीजों के लिए इसका यूज कर सकते हैं। ऑटोनोमस सिस्टम में यूज होगा, रोबोटिक्स हो गया, ड्रोन्स हो गया, ऑटोनोमस व्हीकल्स में हो गए, जहां पे आप ऑटोमेटिक आपका सिस्टम काम करता है विदाउट एनी ह्यूमन इंटरवेंशन। रिकमेंडेशन सिस्टम, यानी कि जो नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, अमेजन जैसी वेबसाइट्स होती हैं, ये इसका यूज करती है फॉर द पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशंस, जिससे वो आपको पर्सनलाइज्ड कंटेंट रिकमेंडेशन दे सके बेस्ड अपॉन योर प्रेफरेंसेस। फिर गेमिंग में भी ये यूज होता है, ठीक है, गेम डिजाइन में, रियल टाइम डिसीजन ट्रैकिंग, एआई पावर्ड कैरेक्टर्स में, साइबर सिक्योरिटी में भी इसका बहुत यूज है इन ऑर्डर टू डिटेक्ट द इंट्रूजन यानी कि डिफेक्ट्स एंड आइडेंटिफाइंग एनोमलीज इन नेटवर्क ट्रैफिक। इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द एनर्जी मैनेजमेंट, यानी कि प्रेडिक्टिंग एनर्जी कंजप्शन एंड ऑप्टिमाइजिंग स्मार्ट ग्रिड्स। तो ये सारे डिफरेंट एप्लीकेशन है, बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप अपने आप एक बार इसको पढ़ोगे यू कैन इजीली राइट इन द एग्जाम। सो ये मुझे आपको समझाने की जरूरत नहीं है। नाउ let's talk about the last question of today's session, which is explain artificial neural network and its parameter optimization techniques. पैरामीटर क्या क्या होते हैं हमारे आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क में, वेट्स एंड बायसेस। तो वेट्स एंड बायसेस हमारे हो गए पैरामीटर्स। अब उनको ऑप्टिमाइज करने की, यानी कि उनको इंप्रूव करने के लिए जो हमारे पास डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं उसको हमें यहाँ पे डिस्कस करना है, राइट। तो इसको हम देखते हैं, चलिए शुरू करते हैं। 1 सेकेंड। चलिए तो सबसे पहले हमें डिफाइन करना है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क क्या होता है। सो एन आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क इज अ कंप्यूटेशनल मॉडल जो कि इंस्पायर होता है ह्यूमन ब्रेन से। इट कंसिस्ट ऑफ लेयर्स ऑफ इंटरकनेक्टेड नोड्स दैट प्रोसेस डेटा एंड लर्न पैटर्न्स टू सॉल्व टास्क लाइक क्लासिफिकेशन, प्रेडिक्शन, रेग्रेशन। इसके बारे में बात कर ली, इजी है। की कंपोनेंट्स क्या है, इसके पास एक इनपुट लेयर होगी जहां से इनपुट रिसीव करेगा, फिर आपके पास हिडन लेयर होती है जो कि एक्सट्रैक्ट करता है और प्रोसेस करता है फीचर्स को थ्रू वेटेड कनेक्शंस एंड एक्टिवेशन फंक्शंस।
देन वी हैव द आउटपुट लेयर जो कि प्रोड्यूस करता है हमारा फाइनल आउटपुट, एंड देन वी हैव द वेट्स एंड बायसेस जो कि हमारे पैरामीटर्स है, जिसकी टेक्निक्स हम बात करने वाले हैं कि भाई इसको ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो दीज वेट्स एंड बायसेस आर योर पैरामीटर्स दैट एडजस्ट ड्यूरिंग ट्रेनिंग टू मिनिमाइज एरर्स, जिससे आपका जो मॉडल है वो एरर मिनिमाइज हो सके उसका। एंड देन वी हैव द एक्टिवेशन फंक्शंस जो कि नॉन लीनियरिटी को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किए जाते हैं इनटू योर मॉडल, जिससे आपका जो मॉडल है वो कॉम्प्लेक्स पैटर्न्स को समझ सके, राइट। लीनियरिटी में तो क्या होता है कि मॉडल इजीली क्लासिफाई कर लेगा चीजों को, लेकिन नॉन लीनियर डेटा को भी अगर वो क्लासिफाई कर पाए तो वो उस चीज के लिए हमें एक्टिवेशन फंक्शन की जरूरत पड़ती है। चलिए बात करते हैं डिफरेंट टेक्निक्स। फर्स्ट इज ग्रेडियंट डिसेंट। देखो पहली टेक्निक वो आगे जिसको हमने 6th चैप्टर में डिस्कस किया था। ग्रेडियंट डिसेंट में हम क्या करते थे, हमारा एक्चुअल आउटपुट प्रेडिक्टेड आउटपुट इन दोनों से हम सबट्रैक्ट करके स्क्वायर करते थे, उससे हमें एक लॉस फंक्शन मिलता था। फिर हमें क्या करना होता था, थीटा विच इज योर पैरामीटर, तो थीटा इज इक्वल टू, यानी कि थीटा न्यू इज इक्वल टू थीटा ओल्ड माइनस ईटा विच इज योर लर्निंग रेट इनटू, आपको डिफरेंशिएशन लेना था लॉस फंक्शन का, यानी कि डेल्टा जे अपॉन डेल्टा थीटा, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू योर पैरामीटर। तो ये होगी आपकी ग्रेडियंट डिसेंट की मेथड। ये एक इटरेटिव मेथड थी जिसके अंदर आपको बार बार इस मेथड को रिपीट करना था। सो इट इटरेटिवली मिनिमाइजेस द एरर बाय कैलकुलेटिंग ग्रेडियंट्स, यानी कि इस तरीके से जो आप ग्रेडियंट है उसको कैलकुलेट करेंगे ऑफ द लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू वेट्स, और इस तरीके से आपको जो आपका एरर है उसको मिनिमाइज करना होता है। तो ये आपकी होगी पहली ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक। इसके डिफरेंट वेरिएंट्स है, वो आप देख सकते हैं, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजेशन की, कि लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है। तो यहाँ पे आप क्या करते हैं, लर्निंग रेट जो है वो कंट्रोल करेगी साइज ऑफ वेट अपडेट्स को, यानी कि लर्निंग रेट ज्यादा कम होगी तो इससे क्या इंपैक्ट होगा, द साइज ऑफ द वेट अपडेट्स, कि आपके जो वेट अपडेट्स की साइज है वो इन्फ्लुएंस होगी इससे। अब मैं इसको डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ, बिकॉज हमें आपको यहाँ पे हमको बहुत सारे टेक्निक्स को डिस्कस करना है, एंड वी डोंट हैव दैट मच अमाउंट ऑफ टाइम कि हम सारी चीजों को यहाँ पे डिस्कस करने चाहे, राइट। हमें यहाँ पे बस इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस करना है। तो लर्निंग रेट ऑब्जर्वेशन में आप इतना याद रख लो कि द लर्निंग रेट कंट्रोल्स द साइज ऑफ वेट अपडेट्स। यहाँ पे आपकी जो लर्निंग रेट होगी वो कंट्रोल करेगी साइज ऑफ द वेट अपडेट्स। फिर हमारे पास आते हैं इसके मेथड्स, जिसमें एडम, आरएमएस प्रॉप, फिर एडाग्रेड, ये डिफरेंट मेथड्स होती हैं जो कि एडजस्ट करती है लर्निंग रेट को डायनेमिकली, ओके, फॉर फास्टर कन्वर्जेंस, जिससे आपका जो कन्वर्जेंस है वो फास्टर हो जाए। यानी कि लर्निंग रेट को जब एडजस्ट करके आप अपने वेट को अपडेट करते हैं उसको बोलते हैं लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजेशन। नेक्स्ट है हमारे पास रेगुलराइजेशन, ठीक है। तो रेगुलराइजेशन में क्या होता है, इट प्रिवेंट्स ओवरफिटिंग बाय पेनलाइजिंग लार्ज वेट्स, यानी कि यहाँ पे आप ओवरफिटिंग को जो है वो रिड्यूस करेंगे। ओवरफिटिंग क्या होती है मैंने आपको ऑलरेडी समझाया है, राइट। तो उसको रिड्यूस करने के लिए आप क्या करेंगे, दो मेथड्स का हम यहाँ पे यूज करते हैं। L1 रेगुलराइजेशन, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं लेसो। ये क्या करता है, इट विल एड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ वेट्स टू द लॉस फंक्शन। यहाँ पे जो एब्सोल्यूट वैल्यू होगी वेट की उसको आप ऐड कर देंगे अपने एरर के साथ। और L2 रेगुलराइजेशन में क्या करते हैं, आप स्क्वायर्ड वैल्यू लेंगे आपके वेट की और उसको ऐड करेंगे टू द लॉस फंक्शन, यानी कि यू विल ऐड द स्क्वायर्ड वैल्यूज ऑफ वेट्स टू द लॉस फंक्शन। जो स्क्वायर करके जो आपकी वैल्यूज बनती है वेट्स की, उसको वहां पे आप ऐड करते हैं। अब इन दोनों के कुछ ना कुछ अपने जो है बेनिफिट्स हैं, राइट। यानी कि L1 रेगुलेशन है, इसकी कुछ बेनिफिट है, और L2 रेगुलेशन के कुछ बेनिफिट है, लेकिन वो यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करने वाला हूं, राइट। नेक्स्ट इज मोमेंटम। मोमेंटम क्या करता है, तो इट एक्सेलरेट्स द ट्रेनिंग by considering the direction of previous gradients reducing oscillations। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप यहाँ पे क्या करेंगे, आप प्रीवियस डेटा का यूज करेंगे जिससे आपकी अभी की जो ट्रेनिंग प्रोसेस है वो क्या हो सके, इंप्रूव हो सके, एक्सेलरेट हो सके। सो यू विल एक्सेलरेट द ट्रेनिंग बाय कंसीडरिंग द डायरेक्शन ऑफ प्रीवियस ग्रेडियंट्स, यानी कि आपके जो पहले के ग्रेडियंट्स थे उसकी क्या डायरेक्शन थी, उसके बेसिस पे आप अभी की जो ट्रेनिंग है उसको आगे बढ़ाएंगे, जिससे आपकी जो ऑसिलेशंस है यानी कि जो दोलन होते हैं वो जितने कम हो सके उतने हो, राइट। समझ में आ गया। यू विल यूज द प्रीवियस ग्रेडियंट डेटा इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज योर करंट ट्रेनिंग, ठीक है, करंट ट्रेनिंग प्रोसेस। नेक्स्ट इज अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग जो है वो ओवरफिटिंग से बचने के लिए यूज किया जाता है, जहां पे आप क्या करते हैं कि जब आपका मॉडल ट्रेन हो रहा है उसी वक्त आप उसको साथ साथ में उसकी टेस्टिंग भी करते हैं, राइट। यानी कि ट्रेनिंग किया, थोड़ा टेस्टिंग किया, ट्रेनिंग किया, टेस्टिंग किया, तो ट्रेनिंग प्रोसेस के अंदर ही आप उसकी बीच बीच में टेस्टिंग करते हैं। तो टेस्टिंग करते वक्त अगर आपको कंटिन्यूअसली ये फील हो कि अब ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है, तब आपको क्या करना है कि आपके मॉडल की जो ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देना है, ताकि आप ओवरफिटिंग से अपने मॉडल को बचा सके। बिकॉज अगर आप कंटिन्यूअसली उसको और डेटा फीड करते रहेंगे तो वहां पे जो आपका डेटा है वो ओवरफिटिंग का शिकार हो सकता है। सो इट मॉनिटर्स वैलिडेशन लॉस एंड स्टॉप्स ट्रेनिंग व्हेन परफॉर्मेंस स्टॉप्स इंप्रूविंग टू अवॉइड ओवरफिटिंग, यानी कि ओवरफिटिंग को अवॉइड करने के लिए आप अपना जो है मॉडल उसको स्टॉप कर देंगे, उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस को, जब आपको ऐसा लगे कि जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव होना अब बंद हो चुकी है, राइट। नेक्स्ट इज वेट इनिशियलाइजेशन। यहां पे आपको क्या करना है कि देखिए हमने ग्रेडियंट डिसेंट फंक्शन में बात की थी कि आपको इनिशियल वैल्यू जो होती है वेट की वो रैंडम लेनी पड़ती है, राइट। तो इसको बोलते हैं वेट इनिशियलाइजेशन, यानी कि जो आप इनिशियल वैल्यू लेते हैं वेट की वो आपको बहुत ध्यान से लेनी होती है। बिकॉज अगर आपने वो वैल्यूज काफी ही रैंडम ले ली,
यानी कि बहुत दूर ले ली अपने एक्चुअल वेट के पैरामीटर से, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा टू रीच द कन्वर्जेंस, टू रीच द एक्चुअल और द ऑप्टिमाइज्ड वैल्यू ऑफ द पैरामीटर। तो आपको ध्यान रखना है कि आप जो वैल्यूज अज्यूम करते हैं, तो रैंडम वैल्यूज लेते हैं वेट्स की, वो काफी हद तक क्या ना, या तो फिर काफी हद तक दूर नहीं होनी चाहिए हमारे एक्चुअल वैल्यू ऑफ द पैरामीटर से। यानी कि प्रॉपरली इनिशियलाइजिंग वेट्स एंश्योर्स फास्टर कन्वर्जेंस, कन्वर्जेंस यानी कि द प्रोसेस ऑफ रीचिंग टू द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो जितना आप अपने इनिशियल वेट को ऑप्टिमाइज रखेंगे, तो इनिशियल वेट को अच्छा रखेंगे, उतना चांसेस ज्यादा है कि आप कन्वर्जेंस तक फास्टली पहुंच जाएंगे, राइट। और वो एक्सप्लोडिंग ग्रेडियंट्स की प्रॉब्लम भी यहां पे होने नहीं देगा, राइट। समझ गए आप इस चीज को। नेक्स्ट है ड्रॉप आउट। तो ड्रॉप आउट में आप क्या करते हैं, यू रैंडमली डीएक्टिवेट अ फ्रैक्शन ऑफ न्यूरॉन्स ड्यूरिंग ट्रेनिंग टू इंप्रूव जनरलाइजेशन। यानी कि आपके जो ये न्यूरॉन्स होते हैं ना, न्यूरॉन्स, यहां से कुछ न्यूरॉन्स को आप क्या कर देते हैं, अपने आप डीएक्टिवेट कर देते हैं। यानी कि ऐसे न्यूरॉन्स को जिसकी जरूरत नहीं होती है, उनको आप डीएक्टिवेट कर देते हैं इन ऑर्डर टू इंप्रूव द जनरलाइजेशन, जिससे जो आपका जनरलाइजेशन का टास्क है, यानी कि जो क्लासिफिकेशन का टास्क है, वो इंप्रूव हो सके, राइट। क्योंकि कई बार हमें सभी न्यूरॉन्स की जरूरत नहीं होती है, तो उस केस में आपको ड्रॉप आउट भी करने पड़ते हैं कुछ न्यूरॉन्स, ताकि वहां पे ओवरफिटिंग है तो कोई दूसरा बायसनेस क्रिएट ना हो जाए आपके डेटा के आउटपुट के अंदर, राइट। सो दीज आर द डिफरेंट काइंड्स ऑफ ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स व्हिच वी हैव डिस्कस्ड हियर फॉर द पैरामीटर्स, राइट। पहला है ग्रेडियंट डिसेंट, जहां पे आप क्या करते हैं, इटरेटिव मेथड का यूज करेंगे इन ऑर्डर टू गेट द ऑप्टिमम वैल्यू ऑफ द पैरामीटर्स। फिर हमारा लर्निंग रेट ऑप्टिमाइजेशन, जहां पे आप लर्निंग रेट को जो है वो एडजस्ट करके अपना वेट है उसको अपडेट करेंगे। फिर रेगुलराइजेशन के अंदर आप क्या करते हैं कि ओवरफिटिंग को प्रिवेंट करते हैं बाय यूजिंग टू टेक्निक्स विच इज L1 रेगुलराइजेशन और L2 रेगुलराइजेशन। L1 में क्या करते हैं, यू विल एड द एब्सोल्यूट वेट टू द लॉस फंक्शन, एंड L2 में क्या करेंगे, यू विल एड द स्क्वायर ऑफ द वेट्स टू द लॉस फंक्शन। फिर आता है मोमेंटम। मोमेंटम में क्या करते हैं, आप प्रीवियस ग्रेडियंट्स का यूज करके एक्सेलरेट करते हैं अपनी करंट ट्रेनिंग प्रोसेस को, ठीक है, इन ऑर्डर टू रिड्यूस बाय रिड्यूसिंग द ऑसिलेशंस। फिर अर्ली स्टॉपिंग। अर्ली स्टॉपिंग में आप क्या करते हैं कि जहां पे आपको लगे कि अब यहां पे इंप्रूवमेंट नहीं आ रहा है आपके डेटा के अंदर, तो वहां पे आपको जो आपकी ट्रेनिंग प्रोसेस है उसको स्टॉप कर देना है, कि ताकि ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम को आप जो है वो रोक सके। फिर है वेट इनिशियलाइजेशन, यानी कि जो आप इनिशियल वेट लेते हैं अपने पैरामीटर्स का, यानी कि पैरामीटर की जो इनिशियल वैल्यू लेते हैं, वो आपको जो है वो प्रॉपरली डिफाइन करनी होती है, जिससे आपकी जो ऑप्टिमल वैल्यू है, यानी कि कन्वर्जेंस वैल्यू है, उस तक आप जल्दी से जल्दी पहुंच सके। फिर ड्रॉप आउट। ड्रॉप आउट का मतलब ये है कि जो कुछ फ्रैक्शन ऑफ न्यूरॉन्स होते हैं उसको आप क्या कर देते हैं, रैंडमली डीएक्टिवेट करते हैं ड्यूरिंग द ट्रेनिंग टाइम टू इंप्रूव जनरलाइजेशन, जिससे आपकी जो जनरलाइजेशन की प्रोसेस है वो इंप्रूव हो सके। जनरलाइजेशन बेसिकली मीनिंग क्या है कि आपका जो हर एक न्यूरॉन है, इट शुड बी एबल टू हैंडल द टास्क इफेक्टिवली। तो आप कई बार क्या करते हैं कि रैंडमली कुछ न्यूरॉन्स को क्या है वो डीएक्टिवेट कर देंगे और चेक करेंगे कि जो बाकी के न्यूरॉन्स है क्या वो सही से टास्क को परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, जिससे ईच एंड एवरी न्यूरॉन विल बी जनरलाइज और विल बी एबल टू सी कि आप वो चीज देखने में आपको निर्भरता आएगी कि भाई हर एक न्यूरॉन जो है वो किस तरीके से टास्क को प्रोसेस कर रहा है, ठीक है। आपको हर एक न्यूरॉन के नेचर के बारे में यहां से पता चलने को मिलेगा। और साथ ही में अगर कुछ न्यूरॉन्स जो है जिसका काम नहीं है, तो उस केस में भी आप ड्रॉप आउट कर सकते हैं, उनको आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं व्हेन यू आर नॉट इन द नीड ऑफ दोस न्यूरॉन्स, तो उसको बोलते हैं ड्रॉप आउट टेक्निक, राइट। सो की पॉइंट क्या है हमारा, सो पैरामीटर ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स एंश्योर एफिशिएंट ट्रेनिंग ऑफ ANNs बाय मिनिमाइजिंग एरर एंड इंप्रूविंग जनरलाइजेशन। यानी कि यहाँ पे आप एरर को मिनिमाइज करते हैं जितना हो सके उतना, और जनरलाइजेशन को इंप्रूव करते हैं, जिससे आपका जो मॉडल है वो डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा के साथ जो है अच्छे से कैटल कर सके, अच्छे से उसके साथ डील कर सके, राइट। सो इनेबलिंग देम टू परफॉर्म वेल ऑन अनसीन डेटा, यानी कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो अनसीन डेटा आता है उसके ऊपर आपका जो मॉडल है वो अच्छे से अपने टास्क को परफॉर्म कर सके और अच्छे से आपको जो आउटपुट है वो जनरेट करके दे सके, राइट। तो इसी के साथ हमारा जो 7th चैप्टर है ऑफ पैटर्न रिकॉग्निशन यहाँ पे खत्म होता है। ये डायग्राम्स में आपको प्रोवाइड कर दूंगा और ये आपको जो PDF मटेरियल है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में से मिल जाएगा, आपको ड्राइव की लिंक वहां से मिल जाएगी जहां से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं, राइट। तो इसी के साथ आज का वीडियो हम खत्म करते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप यू ऑल liked it very much, and if that is the case, I request all of you to subscribe to this channel. Thank you so much.